एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपकी एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज पिक किया है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। मानसिक स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और आपको समायोजन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है कि हम किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ इस चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर। सो आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ कि हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ क्या होती है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर, क्योंकि आप 9 से 12 तक के बच्चों के टीचर बनेंगे तो आपको एडोलेसेंस स्टेज के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी है। टीन स्टेज वाली चीज़ें यहाँ पे सारी पढ़नी है कि उनका जो बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा होता है। साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मेंटल हेल्दी चाइल्ड के क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ पर्सन के लिए। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ जिन बच्चों का सही नहीं होता है उनमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समायोजन क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही हमें पढ़ना है माल एडजस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि ये तो है ही नहीं टॉपिक में। सो अगर आप समायोजन को पढ़ रहे हैं, अगर आप एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे माल एडजस्टमेंट पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ वही चीज़ें ना पढ़ें जो आपको सिलेबस में लिखी हुई है, बल्कि आप उनके पीछे की चीज़ें भी पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता ये एचपीएससी है, आपको नहीं पता ये कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो आपको माल एडजस्टमेंट भी यहाँ पे पढ़ना है जो हम एचटेट में भी पढ़ते हैं। और उसके साथ ही रोल ऑफ टीचर और स्कूल क्या है एक स्टूडेंट के एडजस्टमेंट में, टीचर का और स्कूल का क्या रोल है, ये सभी हम आज सारी इस वीडियो में देखेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को देख करके अपने सेल्फ रिटन नोट्स यहाँ पे आप ज़रूर बनाइए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि रिवाइज करने के टाइम में आप अगर वीडियोज़ को देखने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स वीडियो को देख करके ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए शुरू करते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य होता है ना, ऐसे ही मेंटल हेल्थ भी होती है। भाई मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप बिहेवियर भी आपका यहाँ पे सही होगा, आप सोशली भी यहाँ पे पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉग्निटिवली भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं अगर आपका मेंटल हेल्थ यहाँ पे सही है तो। ठीक है, तो एडोलेसेंस स्टेज के अंदर जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे। मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शन। यानी कि अगर कोई बच्चा का मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है तो उसका जो भी मानसिक कार्य है, मानसिक जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पे सक्सेसफुली परफॉर्म करती है। जो भी उसकी रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो भी अच्छे से यहाँ पे चलते हैं। और साथ ही बच्चा अडेप्ट टू चेंज, यानी कि वो किसी भी चेंज में, एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर चेंज हो रहा है, उसको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव है तो उसके हिसाब से वो खुद को अडेप्ट कर सकता है, खुद को यहाँ पे क्या कर सकता है, सेटल कर सकता है। ठीक है, और कोप विद एडवर्सिटी, यानी कि किसी भी आपदा के प्रति बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। सो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे का मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो उसका बिहेवियरिज्म से लेकर के वो सोशली कैसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बच्चा एक्टिव रहेगा। कोई भी उसके सामने कैसी भी समस्या आ जाती है, बच्चा हर चीज़ में क्या कर सकता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता है। उसके जो भी इमोशंस होते हैं वो भी जो होते हैं स्टेबल होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो हम मेंटल हेल्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। यही बात है कि बच्चा जो है कॉग्निटिव यानी कि मानसिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल ही क्या होता है, वेलबींग होता है, मतलब बिल्कुल ही सही यहाँ पे फंक्शन करता है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि इन एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक विकार यहाँ पे नहीं है। बच्चा बिल्कुल क्या है, पूरी तरीके से मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। तो ये क्या होती है, मेंटल हेल्थ होती है। अब एडोलेसेंस के अंदर मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है। एडोलेसेंस आप सभी को पता है एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है फॉर डेवलपिंग सोशल एंड इमोशनल हैबिट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग। आप सभी को मैंने जब एडोलेसेंस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो एडोलेसेंस आपका एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ठीक है, आपके चाइल्डहुड से और आपके अडल्टहुड के बीच का ये पीरियड होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो पीरियड है बच्चे के लिए, उसके अंदर उसका जो सोशल और जो इमोशनल हैबिट्स होती हैं वो यहाँ पे उसकी जो मेंटल वेलबींग है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है कि मेंटल वेलबींग इज अ स्टेट
इन विच द इंडिविजुअल कैन रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। मतलब कि ये है कि अगर बच्चा मेंटली बिल्कुल फिट है, अगर उसका मेंटल स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, तो उसको पता है उसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है। वो एवरीडे के स्ट्रेस, जो भी उसकी चिंताएं होती है, जो रूटीन बेस पे वो जो काम करता है, जो भी उसकी स्ट्रेस है, उसके साथ वो कोप कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और अच्छे से वो स्टडी और वर्क कर सकता है, और कम्युनिटी में क्या कर सकता है, अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। वही वाली चीज़ है सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई कि कोई बच्चा अगर मेंटल स्वास्थ्य अगर किसी बच्चे का बिल्कुल सही है, तो वो सोशली, बिहेवियरली और कॉग्निटिव रूप से बिल्कुल ही क्या होता है, वेलबींग होता है, एक्टिव होता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है। Conditions such as stress, depression and anxiety can affect mental health and disrupt a person's routine. अगर किसी बच्चे के अंदर बहुत सारी स्ट्रेस है, चाहे वो डिप्रेशन में है, बहुत सारी चाहे एंजाइटी है, एंजाइटी का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा फियर है या फिर डर है ना, कुछ भी है, डिप्रेशन में है, तो ये सारी चीज़ है उसको, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उसका स्वास्थ्य है, उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये इसमें बताया गया है। अब मेंटल हेल्थ जो होती है बच्चे की, अगर कोई बच्चा मेंटली बिल्कुल ही फिट है, बिल्कुल ही मेंटल हेल्दी चाइल्ड है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बच्चा क्या कर सकता है, तो वो बच्चा पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे बना करके चल सकता है। उसके जो भी रिलेशनशिप है, फिर चाहे वो किसी के साथ हो, वो बिल्कुल ही सही तरीके से चलते हैं। यहाँ पे हम जिनकी केयर करते हैं या जो हमारी केयर करते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं बच्चे के, बच्चा यहाँ पे बिल्कुल ही हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है उसके अंदर, सेटिस्फैक्शन उसके अंदर होती है, संतुष्टि होती है, प्यार की भावना उसके अंदर होती है, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी उस बच्चे के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड पर्पस। मतलब कि उसको लगता है कि उसकी जो लाइफ है उसका अपना एक मीनिंग है, उसका एक अपना पर्पस है, कि मतलब वो वेस्ट नहीं है एक तरीके से। उसकी जो खुद की लाइफ हो वो क्या है, उसके लिए वैल्यूएबल लगती है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा निराश यहाँ पे फील करते हैं, कोई भी चीज़ उनको अगर नहीं मिलती है तो एक तरीके से ऐसा मानते हैं जैसे उनका सब कुछ उजड़ ही गया हो, तो वो मेंटली फिट नहीं होते हैं। मेंटल फिट जो बच्चा होगा वो बिल्कुल ही अपनी लाइफ को यहाँ पे वैल्यूएबल मानता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यानी कि वो चीज़ करता है जो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे सके, जो उसको सेटिस्फेक्शन दे सके, उसको लगे कि हाँ वो कुछ कर रहा है। ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है उस बच्चे के अंदर, वो बिल्कुल ही फीलिंग काम होता है, बिल्कुल ही नरम स्वभाव का होता है, चीज़ों को देख करके वो इधर उधर मतलब ऐसे बहकता नहीं है, वो बिल्कुल ही क्या है, रहता है शांत स्वभाव। ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग आती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, कि बच्चा किसी भी तरीके से मतलब निराश फील नहीं होता है, उसको ये नहीं लगता कि भाई सब कुछ उजड़ गया है, वो हमेशा पॉजिटिव फील करता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन हो, वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहता है, वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इंगेज्ड रहता है। ठीक है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक हेल्दी चाइल्ड के, जिनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही होता है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। बच्चे का भी जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या कारक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आपका बायोलॉजिकल फैक्टर आता है, जिसमें आपके जीन्स वगैरह आते हैं। दूसरा लाइफ एक्सपीरियंसेस आता है, जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई अब्यूज़ वगैरह अगर बच्चे के साथ हुआ है, उसकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चे को अफेक्ट करते हैं, कि कहीं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है ना। फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे बच्चे के लिए बहुत मैटर करती है। भाई पेरेंट में तो कुछ ऐसा नहीं था, है ना, उसको अनुवांशिक रूप से तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली है, तो ये चीज़ें हैं जो उसको काफ़ी अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन एडोलेसेंस आर एंजाइटी। अब क्या बच्चे के अंदर आ जाती है, जो मेंटल इलनेस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, जो मानसिक जो बीमारी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, वो है एंजाइटी बच्चे को हो जाती है, मूड बच्चे का बहुत ज़्यादा खराब रहता है, अटेंशन में समस्या होती है, और उसके व्यावहारिक जो विकार है वो सभी इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है, फैक्ट चीज़ें हैं कि सुसाइड इज़ द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यंग पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर न्यूज़ वगैरह में पढ़ा हो तो जैसे एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि एक बच्चा था, उसने अपने पेरेंट्स से बाइक मांगी थी। अब पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया होगा, भाई 100 रीज़न होते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्या पता उसकी एज ही ना हुई हो, है ना, भाई एक एज होती है बाइक चलाने की भी। तो उसको बाइक नहीं मिली तो उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये ऐसी वाली जो फीलिंग्स होती है वो इस एज में बहुत सारी होती है। यहाँ पे बच्चे जो है मैक्सिमम सुसाइड यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। सो इसीलिए यहाँ ये जो स्टेज है इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। यहाँ पे पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हर प्रकार से गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं बच्चा चीज़ों को अन्यथा ना ले।
है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। मेंटल इलनेस मैनिफेस्ट थ्रू थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑन अ इंडिविजुअल। मेंटल इलनेस कैसे देखी जा सकती है? वो बच्चे के क्या विचार है, इससे हम देख सकते हैं। बच्चे की क्या फीलिंग्स है, उससे देख सकते हैं। और मेनली चीज़ कि बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, जिसमें थिंकिंग और थॉट जो कि आपकी कॉग्निशन से रिलेट करते हैं, आपके संज्ञान से रिलेट करती है, इंटेलेक्चुअल पावर से आपकी रिलेट करती है। इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स और एक्शंस ऑफ पीपल एज बीन अगेंस्ट वन सेल्फ। जिस बच्चे में मेंटल इलनेस होगा वो हमेशा क्या सोचेगा कि कोई भी कुछ भी कह रहा है वो उसको उनकी कही हुई बातों को अपने अगेंस्ट हमेशा लेगा कि ये तो जो भी कुछ बोल रहे हैं मेरे विरोध में ही बोल रहे हैं। तो ऐसा ये थॉट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है फीलिंग्स वगैरह, जो इमोशंस के अंदर आती, जो भावनाएं होती हैं। एक्सपीरियंस सर्टेन इमोशन सच एज सैडनेस। बच्चा पूरी तरीके से मतलब सैड रहे, दुखी रहे, उजड़ा सा लगे उसको, हमेशा डर लगा रहे, हमेशा वो क्रोध में रहे, तो यहाँ पे चीज़ जो बच्चे के साथ यहाँ पे खराब है। बिहेवियर के अगर रूप में देखो तो बच्चा बिल्कुल ही एग्रेसिव होता है दूसरों के प्रति, चीज़ों को सुनना नहीं चाहता, चीज़ों को समझना नहीं चाहता, बल्कि कोई अगर समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर कुछ कह भी रहा है कि बेटा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर बच्चे का देखने का मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज है कौन कौन से मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे के अंदर अब यहाँ पे आते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। सबसे पहली चीज आपने देखनी है, एंजाइटी डिसऑर्डर को देखना है। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या आता है भाई? एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आप लोग पैनिक वगैरह या फिर एक्सेसिव वरी बच्चे के अंदर होती है। वरी तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये वाली जो चिंता होती है ना, वरी का मतलब चिंता होता है, ये वाली चिंता एक अपनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। इतनी हाई लेवल पे चली जाती है, विद इन सेकेंड विद इन मिनट इतनी हाई लेवल पे चली जाती है कि बच्चे को यहाँ पे ना पैनिक अटैक आने लगता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत जगह। तो ये बहुत ज़्यादा इस ग्रुप में देखने को मिलता है। अब 10 to 14 ईयर्स जो अडोलेसेंस होते हैं, जो यंग अडोलेसेंस की स्टेज होती है 10 से 14 साल की, उसमें जो 3.6% जो बच्चे होते हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। और जो ओल्ड अडोलेसेंस वाली स्टेज होती है, जो 15 से 19 साल की स्टेज है, उसमें 4.6% जो बच्चे हैं उनमें ये एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपकी सोशल एंजाइटी आती है, आप सोशली लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, आप सोशली लोगों से बहुत दूर दूर से चलते हो, है ना, पसंद नहीं होता लोगों में जाना बैठना उठना, तो सोशल एंजाइटी होती है। साथ ही ओसीडी यहाँ पे होती है। ओसीडी का मतलब है कि कुछ मतलब जैसे क्लीनिंग का होता है, किसी किसी को साफ सफाई की ओसीडी होती है कि साफ सफाई बिल्कुल सही है, कोई चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी है लेकिन फिर भी उसको साफ करने बैठ जाएंगे, तो ये एक तरीके का ओसीडी होता है। ठीक है, ये जो है इस स्टेज में देखने को मिलता है। अब जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो इंटरफेयर करता है, टीन्स की जो एबिलिटी है कि वो सोशलाइज नहीं हो पाता, वो सामाजिकरण उसका नहीं हो पाता अपने दोस्तों के साथ, कहीं ना कहीं एजुकेशन में बच्चे को बहुत इंटरफेयर करता है ये, और डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए कि वो क्लास में बोले या फिर सोशल कोई भी इवेंट्स हैं उनको अटेंड करे। ठीक है, तो ये जो है एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चे के लिए ये एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे बच्चे के लिए लेकर के आता है। सेकेंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन में बहुत सारे बच्चे इस स्टेज में चले जाते हैं। बच्चे को अगर सही गाइडेंस ना मिले, बच्चे को अगर सही प्यार लव केयर ना मिले इस टाइम में, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इज एस्टिमेटेड टू अकर अमंग 1.1% ऑफ एडोलेसेंट एज, यानी कि डिप्रेशन जो है, जो अर्ली एडोलेसेंस के जो स्टेज होती है 10 से 14 ईयर्स, उसमें 1.1% जो बच्चे होते हैं उसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। और जो ओल्डर जो एडोलेसेंस की स्टेज है उसमें 2.8% बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन वाली जो फीलिंग है वो देखने को मिलती है। डिप्रेशन का मतलब ये है जैसे बच्चे, मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में ही है, ठीक है, तो जो पेरेंट्स है वो काफ़ी यहाँ पे बच्चे पे दबाव बना देते हैं कि तुमको ये नहीं करना, तुमको वो पढ़ना है, तुमको ये स्ट्रीम लेना, तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तुमको बड़े होकर नहीं पढ़ना है, तुमको 10th में इतने नंबर चाहिए, 12th में तुम्हारे इतने नहीं आए तो फिर देखना तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को डिप्रेस करती है। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी भी होगी, किसी का अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने सुसाइड नोट लिखा और वो लटक गया फांसी पे। तो ये सारी चीज़ें जो इस स्टेज में बहुत सारी देखने को मिलती है, बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। गर्ल्स जो है आमूमन तौर पर लड़कों के कंपेयर में काफ़ी यहाँ पे डिप्रेस होती है। ठीक है, ये देखा गया है। डिप्रेशन कैन लीड टू सुसाइड, ये वही वाली बात है कि डिप्रेशन में जो लोग काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट यहाँ पे करते हैं, और काफ़ी इसके एग्जाम्पल आप लोग अपनी सोसाइटी के अंदर देखते भी होंगे। नेक्स्ट आता है ADHD,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको नाम से समझिए। अटेंशन डेफिसिट यानी कि अटेंशन की बहुत कमी है इन बच्चों में, अटेंशन नहीं कर पाते, बिल्कुल भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते ये लोग। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हैं, उछल कूद करना, मतलब उछल कूद तो नहीं कह सकते, मतलब एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वो तो होते, हाइपर रहते हैं चीज़ों को करना, बैठते नहीं है टिक करके एक जगह, तो ऐसे बच्चे होते हैं ये। मोर कॉमन अमंग यंगर एडोलसेंट्स देन ओल्डर एडोलसेंस, ये जो है जो 10 से 14 साल की जो एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर काफ़ी देखने को मिलता है, ये लोग टिक के नहीं बैठ सकते हैं ऐसे बच्चे। मीन्स डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, अटेंशन पे करने में काफ़ी उनको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्टिविटी ये बच्चे करते हैं, टॉकटिव होते हैं, मतलब फालतू की बातें करते हैं। ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल, काफ़ी मतलब इनको आराम से ना भटकाया जा सकता है, काफ़ी जल्दी ये भटक जाते हैं चीज़ों से। एंड एक्टिंग विदाउट रिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम के बिना ही ये क्या करते हैं, अपने काम को करते रहते हैं। सो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ADHD होता है। 10 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उसमें 3.1% बच्चों में ADHD देखने को मिलता है, और लेटर एडोलसेंस में यानी कि 15 से 19 साल के बच्चों में 2.4% में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ODD इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिफ्यूजल टू ओबे, बच्चे यहाँ पे ओबे नहीं करना चाहते, बच्चे यहाँ पे रूल्स को नहीं मानना चाहते, आज्ञाकारी यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उनको चीज़ें मानना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वर्बल और फिजिकल एग्रेशन होते हैं, मतलब बोलने में भी बहुत अग्रेशन दिखाते हैं, और शारीरिक रूप से तो मार पिटाई में ये रहते ही हैं। ठीक है, साथ ही दूसरे लोगों को हर्ट करने में ये काफ़ी थोड़े से होते हैं। तो ODD जिन बच्चे में होता है वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, जिद्दी टाइप इनका व्यवहार होता है, गुस्सैल ये प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 to 16% ऑफ एडोलसेंट्स हैव ODD, यानी कि 1 से 16% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री, ये इनके दौरान है ये डाटा। टीन्स विद ODD टेंड टू स्ट्रगल टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, जो ODD वाले बच्चे होते हैं ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं जिद्दी टाइप के होते हैं, तो अपने रिश्ते ये ज़्यादा संभाल के रख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, फिर चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी हो, है ना, मारी पिटाई में ही ज़्यादातर रहते हैं। ऑफन देयर बिहेवियर इन्फर्स विद देयर एजुकेशन, इंटरफेयर्स यानी कि एजुकेशन में भी काफ़ी इनका जो व्यवहार है वो आड़े आता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां जो डिसऑर्डर है दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर एक सीरियस बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर है, मतलब व्यावहारिक रूप से भी और भावनात्मक विकार पैदा करने वाला ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक पैटर्न ऑफ डिसरप्टिव एंड वॉयलेंट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर ये दिखाते हैं, काफ़ी आक्रोश वाला बिहेवियर दिखाते हैं, और इनको रूल्स को मानने में काफ़ी क्या होती है यहाँ पे समस्या होती है। जो अर्ली एडोलसेंस के बच्चे हैं वो 3.6% बच्चों में ये देखने को मिलता है, और 2.4% बच्चों में लेटर एडोलसेंस के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर देखने को ये मिलता है। ये एडोलसेंस जो बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन में अफेक्ट करते हैं, एंड में कंडक्ट डिसऑर्डर में रिजल्ट इन क्रिमिनल बिहेवियर, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में यहाँ पे ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो गुस्सा है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर यहाँ पे ये बच्चे शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये मुझे लगता है इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं। इंटेंशन टू किल वन सेल्फ एंड डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करना, खुद को नुकसान पहुंचाना होता है जिन बच्चों के अंदर इस तरह का डिसऑर्डर होता है। सुसाइड इज़ द 4th लीडिंग कॉज ऑफ ओल्डर एडोलसेंस। ठीक है, यहाँ पे जो सुसाइड है वो चौथा ऐसा कोज है ओल्डर एडोलसेंस में, यहाँ पे सुसाइड देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा खुद को ऐसे ख़त्म कर लेते हैं ना, खुद को सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, छोटी छोटी बातों पर। फैक्टर्स फॉर सुसाइड आर हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे बच्चे जो है कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं एल्कोहल को, एब्यूज़ करते हैं चाइल्डहुड में, आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे, और इनके जो भी केयर वगैरह अगर कोई देना चाहता है तो उसमें काफ़ी रुकावटें होती है। ठीक है, तो ये ऐसा आपने देखा होगा, काफ़ी आपकी सराउंडिंग में भी आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे क्या होते हैं ना, काफ़ी अब्यूज़ करने लग जाते हैं, और ये वाली जो लेटर एडोलसेंस वाले जो स्टेज होती है ना 15 से 19, मतलब लड़के मैक्सिमम यहाँ पे, मैक्सिमम तो नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में वो पड़ जाते हैं, इसलिए ये वाली जो स्टेज होती है ना एडोलसेंस वाली, इसलिए बोला जाता है कि भाई बच्चे की जो संगत है वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। एक तरीके से बच्चे को एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है ना, वो यहाँ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। सो रिस्क टेकिंग बिहेवियर यहाँ पे दिखाई देता है।
मैनी रिस्क टेकिंग बिहेवियर फॉर हेल्थ सच एज सब्सटेंस यूज़, मतलब हम कोई भी ड्रग्स वगैरह का अगर कंज्यूम अगर कोई बच्चे कर रहे हैं, या फिर सेक्सुअल रिस्क टेकिंग स्टार्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब ये जो स्टेज होती है इसके अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स है वो विकसित होते हैं बच्चे के अंदर। बच्चा यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है, और कई बार यहाँ पे चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है। बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं अनजाने में ऐसी कुछ गलत चीज़ें कर जाते हैं जिस वजह से उनको काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी यहाँ पे कई बार देखने को मिलती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ऐसा बोलते हैं और ऐसा होना भी चाहिए कि इस स्टेज में जो सेक्स एजुकेशन है वो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को इस चीज़ के बारे में बताया जाए, मतलब ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि इससे दूर से चला जाए, बल्कि इसके बारे में बच्चे को अच्छे से यहाँ पे समझाना चाहिए भाई ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो एज ए टीचर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सो एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दोनों की कि भाई बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में स्पेशली क्या इस टाइम पे बताया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे जो भी बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का अगर मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है, मेंटल अगर इल है बच्चा, तो यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की यहाँ पे बच्चे को ज़रूरत होती है। सो इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस द नीड्स ऑफ एडोलेसेंट विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं, बच्चे की क्या मेंटल हेल्थ की कंडीशंस है वो हमें समझना चाहिए। अब इसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और ओवर मेडिकलाइजेशन, मतलब कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ दवाइयों पे ही डिपेंड हो। हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस को, जो ये औषधि वगैरह होती है इनसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और बच्चे के क्या राइट्स है उनको रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली जो ट्रीटमेंट है बच्चे को हम यहाँ दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट एक टॉपिक और है इसके अंदर। अब एडजस्टमेंट क्या होता है ये आपको पढ़ना है। देखिए एडजस्टमेंट सबसे पहले तो ओरिजिनेट हुआ है, एक बायोलॉजिकल टर्म है अडप्टेशन से। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे यूज करते हैं? साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म एडजस्टमेंट फॉर वेरिंग कंडीशन ऑफ सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशन इन द सोसाइटी। साइकोलॉजिस्ट इसको ऐसा यूज़ करते हैं कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम लोग अपने समाज में, हमारे जो सोसाइटी है उसके साथ, सिचुएशन के साथ हम कैसे जो है एडजस्ट करते हैं खुद को। हम कोई भी सिचुएशन आती है उसके साथ कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं, कैसे हम समायोजन बिठा करके चलते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है? एडजस्टमेंट के अंदर आती है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग एचपीएससी की तैयारी करिए कि आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा कि एचपीएससी के अंदर आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अभी आपको क्या आया कि आपको ये पढ़नी है। सो आपके सामने क्या है, ये एक सिचुएशन आई। अब आपने इस सिचुएशन के लिए या तो आप खुद को एडजस्ट कर लेंगे या आप खुद को माल एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपने इस सिचुएशन के लिए खुद को एडजस्ट कर लिया कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, इतना पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो आपने कर लिया एडजस्टमेंट, आपने सोर्सेज ढूंढे, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने कर लिया एडजस्टमेंट। और अगर आप रोंदू धोंदू करते ही रह गए कि भाई हाय अब मैं ये कैसे पढ़ूंगा, मेरे से तो मुझे तो आता ही नहीं है ना, जो कि हो नहीं सकता, तो फिर आपने क्या कर लिया, फिर आपका माल एडजस्टमेंट होगा कि आप एडजस्टमेंट कर नहीं पाए किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप खुद को एडजस्ट कर ही नहीं पाए, तो वो होती है माल एडजस्टमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैज़ व्यूड एडजस्टमेंट फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। दो दृष्टिकोण से साइकोलॉजिस्ट देखते हैं एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट क्या होती है? एक अचीवमेंट होती है। अचीवमेंट तो अपने आप में ही होती है क्योंकि आपने किसी भी समस्या को क्या कर लिया है, समायोजन कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। अब आप उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं, आप जो ज़रूरतें आपकी है, जो भी आपकी नीड्स है, उसको आप अचीव कर सकते हो, तो अचीवमेंट तो है। सेकेंड है कि एडजस्टमेंट एक प्रोसेस भी होता है। बिल्कुल, समायोजन एक प्रक्रिया ही होती है कि हम किसी भी समस्या के प्रति कैसे खुद को ढाल रहे हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट के प्रति इंटरेक्ट कर रहे हैं और खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्रक्रिया भी है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ बैलेंस। हम लोग बैलेंस बना करके चलते हैं बिटवीन नीड्स, जो भी हमारी नीड्स है। अब आपकी नीड्स क्या है? आपकी नीड्स यहाँ पे है कि आपको अपनी साइकोलॉजी तैयार करनी है एचपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट नीड्स। और आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट आपने कर लिया कि ठीक है ये साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक है मैं जो है यहाँ पर पे वीडियो देख करके पढ़ लूँगा। ठीक है, सो आप ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो ये एक प्रोसेस है, साथ ही ये एक अचीवमेंट भी है। नेक्स्ट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो वेल एडजस्टेड है, जो एडजस्ट कर सकता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो जो बच्चा होगा मेच्योरिटी यहाँ पे रख रहा होगा, उसकी थिंकिंग में मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। इमोशनल बैलेंस उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा।
वार्म एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो जो लोग होंगे एक दूसरे को समझने में काफ़ी अच्छे होंगे और वहाँ पे उनका जो नेचर है बिल्कुल वार्म होएगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम टेंशन ड्यू टू रूटीन इवेंट्स, अब जो चाहे आपको बारंबार कोई चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ रही है लेकिन फिर भी आप टेंशन में नहीं है। सो ये एक वेल एडजस्टेड पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडिपेंडेंट आप डिसीजन मेकिंग में, आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, आप अपने निर्णय स्वयं यहाँ पे ले सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है एडजस्टमेंट में, समायोजन के अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपकी नीड्स है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स आपको चाहिए है। भाई आपकी नीड्स क्या है, आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, ये आपकी नीड्स है, ये आपकी जो है इच्छाएं हैं, तो उसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी पूरी कर पाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। उसके साथ ही नो ऑब्स्टिकल इन अचीविंग नीड्स, आपको ये जो नीड्स है आपकी, जो आपको साइकोलॉजी की तैयारी करनी है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं चाहिए है, कोई भी पत्थर आपको इसके अपने रास्ते में नहीं चाहिए है, तो ये इसमें आता है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए आपको इन नीड्स को कंप्लीट करने में। मोटिव तो आपका है ही, अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका यहाँ पे साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब है उसके और भी करीब पहुंच जाएंगे। तो ये जॉब क्या है आपका, एक तरीके से मोटिव है, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि भाई पढ़ो इस चीज़ को, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने ये समझा दिया। माल एडजस्टमेंट मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के साथ, अगर आप समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ तो आपकी माल एडजस्टमेंट होनी ही है। माल एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल नीड्स, जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी जो भी वांछित जो उसकी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने में योग्य नहीं रहता है, ठीक है। वही मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अगर आप साइकोलॉजी के सिलेबस को देखकर अगर आप रोने धोने लग गए कि अगर ये क्या आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था इसके बारे में, तो आप कहीं ना कहीं खुद को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को माल एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे माल एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है कोजेज, क्या होते हैं माल एडजस्टमेंट के, क्या कारण होते हैं। सो कोजेज के अंदर सबसे पहला जो कारण आपका दैट इज अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट, आपके घर का क्या एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए माल एडजस्टमेंट का रीज़न बनता है। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपके पेरेंट्स के बीच में अगर यहाँ पे सेपरेट पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के बीच में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी कॉजेज, जो भी आपके अनुवांशिक रीज़न होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं। उसके साथ ही बैड कंपनी और नेबरहुड, आपकी कंपनी यानी कि आपका संगत कैसा, आपका आस पड़ोस कैसा है। अगर आप एक सही आस पड़ोस में रहते हैं, अगर आपकी जो नेबरहुड है वो सही है तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका बैड नेबरहुड, बैड कंपनी है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पा रहे हैं, माल एडजस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट चीज़ है पॉवर्टी, गरीबी। अगर आप अपनी क्लास में जाते हो, मान लो बच्चा है और वो पॉवर्टी से आता है, उसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे लो है, तो क्लास में हर तरीके के बच्चे आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर आ जाता है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं लो यहाँ पे फील करने लगता है कि काश मैं भी इतना होता, मैं भी ये लाता, मैं भी वो करता। सो यहाँ पे बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट कोजेज, यहाँ पे देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट आपको जब माँ के पेट में बच्चा कंसीव होता है तब से लेके तब और उसके पैदा होने तक बाद तक जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे कैसा बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैसा खान पान है, वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो बच्चे का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद है फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टीचर बिल्कुल ही तो बोरिंग तरीके से अगर पढ़ा रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट यहाँ पे चीज़ों को नहीं कर पाता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर क्लास के अंदर है तो बच्चे को लगेगा कि क्लास उसके लिए एक जेल है और टीचर उसके लिए क्या है, एक जेलर की भूमिका में है। सो बच्चा यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत नेगेटिव लेगा और बच्चा जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को अच्छे तरीके से गाइडेंस ना मिले, वो काउंसलिंग ना मिले, चीज़ों को बच्चों को अगर समझ में ही ना है, कोई उसको बताने वाला है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और बच्चा यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता। लास्ट इज रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर, अब स्कूल का और टीचर का क्या रोल है स्टूडेंट के एडजस्टमेंट में। सबसे पहला रोल है कि बच्चे को एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट हमें यहाँ प्रोवाइड करना है कि बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो उसको इसकी आज़ादी दी जाए, बच्चा यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। सो बच्चे को यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट मिला जाए, चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें हो, ठीक है, टीचर के हाथ में ना हो, टीचर कंट्रोल एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। डेवलप इन यंगस्टर्स अ सेंस ऑफ
सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आए। भाई जो आपकी खुद की जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर, बच्चे समझे कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। सेल्फ एस्टीम आए, कहीं ना कहीं खुद का रुतबा आए, ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर को यहाँ पे बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना होगा। बच्चे का अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, बच्चे की अपनी अलग इंटरेस्ट होती है, उसकी अलग इंटरेस्ट डिज़ायर्स होती हैं, तो वो यहाँ पे टीचर को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस गुड मेंटल हेल्थ, टीचर को यहाँ पे पता होना चाहिए कि गुड मेंटल हेल्थ क्या होती है, कैसे चीज़ें होती हैं। टीचर हिमसेल्फ शुड शो रिस्पेक्टिव बिहेवियर, अब बच्चे को यहाँ पे खुद भी एक रिस्पेक्टिव बिहेवियर यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि टीचर आया ओ तू ओ मैं ओ ये सारी चीज़ें है ना, क्योंकि बच्चे के लिए टीचर क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है, और बच्चा वही करेगा जो टीचर को करते हुए देखेगा। तो यहाँ पे टीचर को खुद भी एक रिस्पेक्टिव बिहेवियर यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है। सो ये था आज का आपको टॉपिक, जिसमें आपने मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एडजस्टमेंट पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को पढ़ लेंगे, और फिर आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।